दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 41 to 50 की होने वाली है। अगर आपने हमारी लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर जाना और सेल्फ असेसमेंट के साथ में अपना नॉलेज बूस्टअप करना। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करना और आंसर देने की कोशिश करना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पूछा गया है। हमें सही कूट का चयन करना है कि इनमें से कौन से क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर बिल्कुल आता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भी आता है, नवीकरणीय ऊर्जा भी है, गरीबों के लिए आवास भी है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब ये है क्या वो देखते हैं। दोस्तों, एक प्राथमिक क्षेत्र साख नीति एक पॉलिसी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक पॉलिसी है और इसमें बैंकों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप उन क्षेत्रों को लोन दीजिए जहां पर लोन का पर्याप्त हिस्सा नहीं पहुंच पाता है। तो आपको कुल ऋणों का एक निश्चित हिस्सा उनको देना है। वो क्षेत्र कौन कौन से? एग्रीकल्चर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना। इसमें एक ध्यान रखना, नवीकरणीय ऊर्जा। ये अक्सर हमें ध्यान में नहीं आ पाता एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखना। और कृषि से संबंधित गतिविधियां और कम आय समूह, कमजोर तबकों को ऋण। तो ये सभी इसमें आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह एनपीए के बारे में पूछा गया है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। इसमें भी हमें सही कथन का पहचान करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर यह देख लिया करो कि आपको सही पहचानना है या गलत, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर भी सही होगा। ऐसे ऋण या अग्रिम यानी एडवांसेज जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया हो, ठीक है, यह सही है। एनपीए उन्हें कहते हैं जिनको 90 दिनों तक कोई भुगतान नहीं किया गया हो। कृषि या संबंधित गतिविधियों हेतु लिए गए ऋणों के मामले में सभी फसलों के लिए एनपीए की गणना तब होती है जब ब्याज का भुगतान 2 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो। हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं कि 2 फसल मौसम तक अगर भुगतान नहीं है तो एनपीए की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर में 2 तरह की फसल होती है। एक तो होती है अल्पावधि की और एक होती है दीर्घावधि की। तो इनमें एनपीए अलग अलग तरीके से काउंट होता है। अब हम एक्सप्लेन में देखते हैं कि वो किस तरह से काउंट होता है, उसके बारे में हम देखते हैं एक्सप्लेन में। इनमें से हो जाएगा केवल एक। दोस्तों, दबावग्रस्त परिसंपत्तियां, स्ट्रेस्ड एसेड, यानी आप इस नाम पर गौर करना, दबावग्रस्त यानी जो दबाव में हो, जिनको वापस आने की उम्मीद नहीं हो। यानी इस बैंकों ने लोन दे दिया है लेकिन उनको वापस आने की उम्मीद उनकी नहीं होती है, तो वो होती है दबावग्रस्त परिसंपत्तियां। ये 3 तरह की होती है। हम इसको थोड़ा सा इकोनॉमी के टर्म में और थोड़ा बैंकिंग लैंग्वेज में हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन अगर आए तो आपके सही हो जाए। जैसे पहला जो इसका पार्ट है होता है एनपीए, और दूसरा होता है रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, पुनर्गठित ऋण। कोशिश करना आप ये इंग्लिश के टर्म ही यूज करने की। और थर्ड होता है रिटर्न ऑफ एसेट्स, लिखित परिसंपत्तियां। ये है क्या? एनपीए, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो, 90 डेज से अधिक अगर बकाया है तो उसको एनपीए कहते हैं। और ये पुनर्गठित ऋण, रीस्ट्रक्चर्ड लोन, क्या होता है? ये होता है जिनकी पुनर्भुगतान की अवधि में या तो वृद्धि कर दी गई हो। जैसे मान लो कि अगर आपको लोन देना हो 1 वर्ष में, तो उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो 2 वर्ष में, कि आप अपना लोन हमें 2 वर्ष में दे दो लेकिन आप हमें लोन चुका दो। या फिर उसका ब्याज कम कर दिया हो। यानी जो पुनर्गठित हो, जिनका जो मेन आपकी जो पॉलिसी थी लोन देने की उसमें बदलाव कर दिया गया हो, या तो टाइम के बारे में बदलाव होगा या फिर उसकी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। ताकि इसका टारगेट ये रहता है कि हमारा जो लोन दिया गया है, बैंक को जो लोन दिया गया है, बैंक के द्वारा किसी को लोन दिया गया है, वो वापस सही, अगर सही समय पे भी नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस आ जाए। तो उसके लिए 2 रास्ते होते हैं। या तो आप उसका समय बढ़ा दो ताकि वो लोन दे दे, या फिर उसका इंटरेस्ट रेट आप कम कर दो। तो ये दोनों प्रयास जब किए जाते हैं तो वो बोलते हैं रीस्ट्रक्चर लोन, यानी लोन को हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया। और तीसरा होता है रिटर्न ऑफ एसेट्स। दोस्तों, ये वो लोन होते हैं जो बकाया राशि के रूप में जिनकी गणना नहीं की जाती, यानी बैंकों ने उन्हें हटा दिया गया अपनी बकाया राशि में, अपनी बैलेंस शीट में उनको हटा दिया गया हो, ताकि उनकी बैलेंस शीट साफ हो जाए। जो रिटर्न ऑफ एसेट्स यानी जो एक तरह से बैलेंस शीट होती है बैंकों की, जिसमें लिखा जाता है कि इतने लोन हमारे पास में आ गए और इतने बकाया है, तो जो बकाया है उनको बैलेंस शीट से हटा देते हैं, तो वो होते हैं रिटर्न ऑफ एसेट्स। अब दोस्तों, एनपीए में कुल मिला के 3 टाइप के पोर्शन होते हैं, वो देखते हैं क्या है। एक होता है सब स्टैंडर्ड, यानी 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए कोई अगर परिसंपत्ति एनपीए बनी हुई है तो वो होगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और अगर 12 महीने से अधिक है या 12 महीने तक अगर कोई सब स्टैंडर्ड बन जाती है तो वो होती है डाउटफुल, यानी उनके आने की संभावना, यानी लोन को वापस आने की संभावना डाउट में है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एक होती है लॉस, जिन्हें वसूल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, जो वसूल नहीं किए जा सकते। ठीक है, आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हम सामान्य तौर पे सुनते हैं कि 2 फसल मौसम तक का
अगर लोन वापस नहीं आया तो उसको एनपीए मान लेंगे, लेकिन वो केवल लागू होता है अल्प अवधि की फसलों पर। दोस्तों ये ध्यान रखना, आप अल्प अवधि की फसल है तब तो ब्याज का भुगतान अगर 2 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो तब वो एनपीए काउंट होगा, और अगर लंबी अवधि की फसल है तो ब्याज का भुगतान 1 फसल मौसम तक नहीं किया जाने पर एनपीए काउंट होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये स्क्यूफ्लेशन के संबंध में हमें सही कथन की पहचान करनी है, कौन सा इसमें सर्वोत्तम व्याख्या करेगा। देखते हैं। अर्थव्यवस्था में इस स्थिति के दौरान मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की दर अधिक बनी रहती है। ये दोस्तों आपने अगर हमारी लास्ट क्लास देखी हो तो उसमें मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर, ये स्थिति तब आती है जब जब अर्थव्यवस्था में स्टेगफ्लेशन हो। तो स्टेगफ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर लागू होगा, ना कि स्क्यूफ्लेशन। तो एक शब्द है स्टेगफ्लेशन, वो ध्यान रखना। उस स्थिति में मुद्रास्फीति भी रहती है और बेरोजगारी की दर भी। दूसरा देखते हैं। अर्थव्यवस्था में इस स्थिति के दौरान सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है जबकि मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। ये दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में कहा गया है। जब इन्फ्लेशन होता है तो महंगाई होती है और सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होगी, लेकिन लोगों के पास में मुद्रा इतनी होती है कि उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे किसी भी चीज की अगर मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि उसका मूल्य कम होगा, तो वो होता है इन्फ्लेशन। तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट था स्टेगफ्लेशन, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा देखते हैं। अर्थव्यवस्था में इस स्थिति के दौरान कुछ वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है और जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत स्तर स्थिर रहता है। ये दोस्तों एकदम ठीक है। यानी स्क्यूफ्लेशन वो हो गया कि अर्थव्यवस्था में कुछ कीमतों की तो कीमत ज्यादा हो गई और कुछ की स्थिर रही और कुछ की कम हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये डी तो बिल्कुल भी इससे लिंक नहीं है। इसके बारे में कुछ देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ वस्तुओं की कीमत तो महंगी होगी और जबकि कुछ वस्तुओं की कीमतें सस्ती हो जाएगी और कुछ की स्थिर बनी रहेगी। और इस शब्द की चर्चा हुई थी 2009 से 2010 के इकोनॉमिक सर्वे में। यह कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था जब खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हो गई थी और अन्य वस्तुओं में स्थिरता। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया इंद्रधनुष योजना के बारे में। हमें देखना कि इसमें से सटीक अर्थ कौन सा स्टेटमेंट इसको देगा। देखते हैं। इस योजना के तहत वित्तीय समावेशन की दिशा में नहीं, दो वित्तीय समावेशन का इस योजना से कोई लिंक नहीं है। इस योजना के तहत बैंकिंग सुधार, बैंकों में प्रतिस्पर्धा विकसित करना, बैंकों के कंसोलिडेशन जैसे कदमों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ये सही है। ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया वो सब इसमें योजना के तहत कार्य किए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स का इससे कोई लिंक नहीं है, सब्सिडी, डीबीटी, इसका कोई लिंक नहीं। इसके बारे में देखते हैं और जानकारी लेते हैं। पीजे नायक की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसने इस योजना को घोषणा की थी कि ये योजना आप अपनाइए, बैंकिंग में सुधार होगा। और ये 7 सूत्री योजना है। इंद्रधनुष के जिस तरह से 7 रंग होते हैं उस तरह से इसके भी 7 सूत्र है, 7 फॉर्मूले है। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट। दोस्तों ध्यान रखना, ABCD की जो अल्फाबेट होती है उसके हिसाब से ये 7 सूत्र है, ABCDEFG। अपॉइंटमेंट, बैंक बोर्ड ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, डी स्ट्रेसिंग, इंपावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सब इसके 7 सूत्र है। अपॉइंटमेंट में ये होता है कि जो भी वरिष्ठ नियुक्तियां है, मैनेजर के पद होते हैं या फिर अन्य कोई बड़े पद होते हैं, उनको किस तरह से की जानी चाहिए, उनकी बेहतर नियुक्ति हो, अच्छे लोग जाए वहां पर। और इसके ये कार्य सौंपा गया बैंक बोर्ड ब्यूरो को, जिसका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित किया जाना चाहिए, किसका? इंद्रधनुष योजना का। कैपिटलाइजेशन यानी सरकार उनको पूंजी देगी जिनको बैंकों में आवश्यकता हो। डिस्ट्रेसिंग, बैड लोन को कम किया जाना। इंपावरमेंट, दोस्तों इंपावरमेंट शब्द का आप ध्यान रखना, जहां भी आ जाए तो उसका सिंपल सा अर्थ होता है कि निर्णय लेने की शक्ति उसको होनी चाहिए, चाहे वो विमेन इंपावरमेंट हो। यानी विमेन इंपावरमेंट का मतलब होता है कि निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं के पास में हो। तो यहाँ पर इंपावरमेंट बैंकों के संबंध में, यानी बैंकों के जो प्रबंधक है वो निर्णय ले सके, सरकारी हस्तक्षेप ना हो, वो डिसीजन खुद ले, अपने स्तर पर डिसीजन ले। तो ये होता है इंपावरमेंट। ध्यान रखना, मेंस में और इंटरव्यू में आपके काम आ सकता है इंपावरमेंट शब्द। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता हो, और गवर्नेंस यानी शासन बेहतर बने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे सत्य नहीं है बल्कि यहाँ पर पूछा गया में असत्य है। इनमें से गलत कथन कौन सा है वो बताना है। ये योजना अपने विकास दर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही। दोस्तों ये गलत है, ये असफल योजना थी। अब ये कैसे थी, क्यों थी, वो देखेंगे आगे एक्सप्लेन में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, ये सही है। इस योजना में ये कहा गया था कि देश आत्मनिर्भर बने, स्वयं के द्वारा अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों से संचालित हो, ना कि विदेशों पर किसी से निर्भर रहे। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ प्राथमिकता दी गई, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें केवल फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था इंडस्ट्री पर। लेकिन दोनों की एक साथ जो प्राथमिकता थी वो इस योजना में इनको दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर भी था और उद्योग भी थे।
तो इसमें हमें पूछा गया असत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। तृतीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1961 में और समाप्त होती है 1966 में। अब दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आत्मनिर्भर बनाना था अर्थव्यवस्था को, जिसके तहत कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी और लक्ष्य की वृद्धि दर 5.6% प्राप्त करनी थी, लेकिन हुई कितनी, 2.8। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, तो इसके पीछे कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा। तो उस दौरान हमारे सामने, भारत के सामने विकट स्थिति आ गई थी, जिस वजह से हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें मैं अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न मॉडलों के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। यहां पढ़ने के बाद आप सीधा सत्य और असत्य पर आ जाया करो, ताकि आपको फिर इजी रहे करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये मॉडल आगे क्या हम एक्सप्लेन में देख लेंगे, लेकिन मिश्रित में आप ध्यान रखें सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ काम करेंगे, और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा यह अपनाया गया था। अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि पाकिस्तान में क्या अपनाया गया क्या नहीं, तो दोस्तों ध्यान रखना पाकिस्तान भारत दोनों में यही अपनाया गया था। तो इसमें हो जाएगा सी। एक्सप्लेन देखते इसका। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास से संबंधित ये तीन मॉडल काम करते हैं, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित। तो ये है क्या, पूंजीवादी, इसमें दोस्तों राज्य का नियंत्रण नहीं होता या फिर कम होता है। तो नियंत्रण किसका होगा, निजी क्षेत्र का, यानी बाजार की शक्तियां कार्य करेगी, बाजार में मांग और पूर्ति पर सब कुछ छोड़ दिया गया है, राज्य का कंट्रोल नहीं रहेगा, और मार्केट जो रहेगा वो खुला व्यापार रहेगा। जैसे कि यूएसए में ओपन इकोनॉमी, ओपन मार्केट को प्रमोट करते हैं, यूरोपियन देश है काफी जो ओपन मार्केट को प्रमोट करते हैं। साम्यवादी, इसमें उदाहरण है चीन और उत्तरी कोरिया और रूस जैसे देश, जहां पर राज्य का नियंत्रण ज्यादा होगा और उनके द्वारा दावा किया जाता है कि निजी क्षेत्र है वो कमजोर तबकों का शोषण करता है। तो इसलिए राज्य नियंत्रण क्यों करता था कि कमजोर तबकों को ऊपर ला जा सके, और खुला व्यापार का समर्थन यही करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों ने अपनाई थी। इसके तहत राज्य और निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करेंगे, यानी एक तरफ तो राज्य भी कमजोर तबकों की सहायता करेगा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बाजार के मांग और पूर्ति जो नियम होते हैं उनके आधार पर चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में पूछा गया है। ये दोस्तों यूपीएससी में जहां तक मुझे याद है 2018 में ये क्वेश्चन आया था। एक बार आप श्योर कर लेना अपने स्तर पर, लेकिन मैं याद कर पा रहा हूँ 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको ई नाम भी बोलते हैं शॉर्टकट में। यह कृषि वस्तुओं के लिए संपूर्ण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। ठीक है दोस्तों, सही है ये कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। तो ये है क्या, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, आप ने गौर किया होगा मैंने इंग्लिश का यूज किया पूरी तरह से, तो इकोनॉमी में आप भी कोशिश करना कुछ इंग्लिश का यूज करने की। ई नाम एक तरह का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर ट्रेड होता है किसका, एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, यानी एग्रीकल्चर जो भी वस्तु है उनका ट्रेड ऑनलाइन के माध्यम से होगा। दोस्तों पहले एक व्यवस्था थी एपीएमसी, जो आज भी है। एपीएमसी में मंडियां लगती है और किसानों को मंडियों में जाकर के अपना सामान बेचना पड़ता है, लेकिन वहां पर कई तरह की समस्या है। किसानों के साथ शोषण होता है, उनका माल समय पर नहीं पहुंच पाता है, उनको कीमत उचित नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, सभी एपीएमसी मंडियों को जोड़ने के लिए इनाम लेके आई, यानी अब किसान चाहे तो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता अपने एग्रीकल्चर कोमोडिटीज की, और कोई भी एपीएमसी में जो इससे जुड़ गई। ऐसा नहीं कि उसके घर के पास में कोई अगर एपीएमसी मंडी है तो उसको वो अपना जो सामान है वो बेचेगा, अपना जो अनाज है वो वहां पे बेचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे हुआ क्या, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया, यानी पूरे देश एक बाजार के रूप में एक हो गया। कोई भी किसान अपने किसी भी विक्रेता को, जो किसान है वो उसको बेच सकता है। कोई भी अगर किसान है वो किसी व्यापारी को या कोई भी उससे जो खरीदता है पूरे देश में, वो उससे उसको बेच पाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, किसानों को एक तो कीमत सही मिलेगी, और दूसरी बात किसानों का जो माल रहता है वो सही समय पर सही जगह पहुंच जाएगा। तो इससे उपभोक्ता को भी फायदा होगा, उसको अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा, और साथ में हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। एक दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम, SFAC। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये हम कई बार, जैसे अगर आपके पास में ऑप्शन आ जाए कि ई नेम नाबार्ड के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ आ जाए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोई आ जाए, या DIPP आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें ध्यान रखना SFAC जिसके द्वारा मैनेज किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु हमें मात्रात्मक उपकरण बताने हैं।
आपने अगर हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों पर डीप में एनालिसिस किया था। तो अगर आपने वो देखा या फिर आपने अपने स्तर पर पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें बस डायरेक्ट एक्शन है, इसको हमें हटाना है। यह गुणात्मक उपकरण है और सभी मात्रात्मक उपकरण है। तो देखो 1 2 3 5, इसका हो जाएगा सी। इसका हमने डीप में एनालिसिस कर रखा है लास्ट लेक्चर में, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। दोस्तों मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल आरबीआई करती है। मौद्रिक नीति यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ जाती है, मुद्रास्फीति मतलब सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई, तो उसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ मौद्रिक नीति के उपकरणों का इस्तेमाल करती है। उसमें एक तरफ तो होता है गुणात्मक और एक तरफ होता है मात्रात्मक। तो ये क्वांटिटेटिव मात्रात्मक है और क्वालिटेटिव गुणात्मक है। ये इधर वाले गुणात्मक और ये मात्रात्मक। तो मात्रात्मक में जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी मात्रात्मक उपकरण होते हैं। और गुणात्मक में क्रेडिट, राशनिंग, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन है। इसका आप चाहो तो हमारा लास्ट लेक्चर देख लो, उसमें आपको इन सभी के बारे में मैंने बता रखा है। देखते हैं अगला एमसीक्यू। जब कभी भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी या तेजी की स्थिति आती है या फिर व्यापार चक्र विकृत हो जाता है, तब सरकार और निजी क्षेत्र को ऋण की आवश्यकता होती है, किंतु उन्हें ऋण देने के लिए भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में अधिक कोष नहीं होता है। तब उन्हें ऋण देने वाला अंतिम ऋणदाता के तौर पर किसे जाना जाता है? यानी हमें बताना है कि अर्थव्यवस्था में जब अगर मंदी और तेजी की स्थिति आ गई और वाणिज्यिक बैंकों के पास में ऋण देने के लिए पैसा नहीं है, तो अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन काम करेगा? तो उसमें आ जाएगा आरबीआई। दोस्तों इजी क्वेश्चन था ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आरबीआई ध्यान रखना अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करेगा। अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटे का क्या तात्पर्य है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताना कि इसका क्या मतलब होता है। ये कुल उधारी को दर्शाता नहीं दोस्तों, वो होता है राजकोषीय घाटा। ये किसी भी देश की वस्तु और सेवाओं का आयात जब वस्तु और सेवाओं के निर्यात से अधिक हो तब परिलक्षित होता है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। यानी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर इंपोर्ट अधिक हो रहा है, निर्यात उसका कम हो रहा है, तो वो कहेंगे हम चालू खाता घाटा। और बाकी नीचे के 2 स्टेटमेंट गलत है। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, बस आयात अधिक होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो उसे बोलते हैं चालू खाता घाटा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।